नादरीन ने गजा में बड़ा शानदार एक नक्शा पेश किया डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पे। उसके ऊपर पूरी दुनिया से कुछ रद्दमल भी आ रहा है। नक्शा मैं आपको दिखाऊंगा, प्लान क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले DGISPR आज मुलाकात करने जा रहे हैं यूट्यूबर्स से। यानी इन्हें यूट्यूबर्स कहा जाता था और ताने दिए जाते थे। आज से कुछ अर्सा पहले तक जिन सहाफियों को नौकरियों से निकाल दिया जाता था और जो लोग यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कवरेजेस करते थे या अपना तज्जिया करते थे या खबरें पेश करते थे, उन्हें ताना दिया जाता था, उन्हें घटियापन का निशाना बनाया जाता था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिससे सबसे पहले इमरान खान साहब ने समझा और वो समझ गए कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया ये पाकिस्तान का फ्यूचर मीडिया। तो इन्होंने कंट्रोल तो कर लिया सारा का सारा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, अखबारात भी कंट्रोल हो गए, टेलीविजन भी कंट्रोल हो गए, लेकिन वहां से काम बना नहीं, वहां से बयानिया नहीं बना। और अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जेर निगरानी कुछ डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बनाए, लेकिन जो भी प्लेटफॉर्म वो बनाते हैं वो बड़ी जल्दी बेनकाब हो जाता है। सबको पता चल जाता है कि ये प्लेटफॉर्म उनका है और फिर उसके बाद वो प्लेटफॉर्म भी फारिग हो जाता है। तो अब जनाब उन्होंने यूट्यूबर से मुलाकात करने का फैसला किया। बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये दावत दी गई पहले, फिर उन्हें कंफर्मेशन की कॉल आई और उन सबसे कहा गया कि DGISPR आपसे मुलाकात करेंगे। अब क्योंकि मैं भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो करता हूं, साबिर शाकिर भाई भी करते हैं, मोहित पीरजादा साहब भी करते हैं और बहुत सारे लोग हैं वो भी करते हैं, वजाहत सईद खान साहब हैं वो भी यूट्यूब पे करते हैं, यहाँ नजम बाजवा साहब रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो जर्नलिस्ट हैं और वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस करते हैं। तो फिर हमारा भी हक बनता है कि हम सवालात करें और हमें भी सवालात करने की इजाजत होनी चाहिए। गो कि आजकल हमारे बारे में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं सोचते DGISPR या उनके अदारा। लेकिन चले, मैं इदारा को तो मैं नहीं कह सकता, फौजी तो हमारे भाई हैं बहुत सारे और बड़ा प्यारा उनसे एक दिल का ताल्लुक है, एक रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन ये फौजी की आदत आती जाती रहती है, कभी कोई आता है एक पॉलिसी ले आता है, दूसरा आता है एक और ले आता है। ये नौजवानों से भी जा जाकर मिलते हैं कॉलेजेस में। तो चंद सवालात हैं जो इनके सामने जरूर रखे जाने चाहिए। तो जो हमारे दोस्त जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये 12 सवालात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आप DGISPR से जरूर पूछें। और अगर DGISPR का महकमा ये सुन रहा है और मुझे पता है मेरी वीडियो वो सुनते हैं, तो वो ये 12 सवालात लिखकर DGISPR के सामने रख दें। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इनके जवाब दे देंगे। नंबर 1, आप कहते हैं कि आपका सियासत में कोई किरदार नहीं है, मगर आपके वजीर दिफा ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने जितनी घटिया सियासत की उतनी तो किसी ने भी नहीं की। आप जनरल बाजवा के साथ भी DGISPR थे, आप जनरल आसिम मुनीर के साथ भी DGISPR हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि जनरल बाजवा के दौर में भी आप यही कहते थे कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आज भी आप यही कहते हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो क्या आपका वजीर दिफा झूठ बोल रहा है? तो सियासत से फौज के ताल्लुक के ऊपर जरूर एक सवाल पूछें और मिसालें देकर पूछें। नंबर 2, आप ये कहते हैं कि आपके इदारे में अकाउंटेबिलिटी है। 4 मरतबा आपके इदारे के जर्नैलों ने पाकिस्तान के आईन को बराह रास्त आकर तोड़ा और मार्शल लॉ लगा दिए। इनमें से एक भी मार्शल लॉ लगने वाले डिक्टेटर के खिलाफ क्या आज तक कोई कोर्ट मार्शल हुआ? क्या कोई कानूनी कार्रवाई हुई? क्या इदारे ने कोई कार्रवाई की? क्या किसी को कोई सजा दी गई? मैं सिर्फ 4 डिक्टेटर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने बराह रास्त आकर मुदाखलत कर दी और हुकूमतों पे कब्जा करके आइन को तोड़ दिया। जो लोग बराह रास्त नहीं आए और उन्होंने हुकूमतों के खिलाफ साजिशें की वो अलग है। तो अगर अकाउंटेबिलिटी है फौज के अंदर बतौर इदारा, तो इन डिक्टेटर्स में से किसको सजा हुई इसकी तफसीलात बता दीजिए। नंबर 3, हमेशा सियासतदान ही जेलों में क्यों जाते हैं? हमेशा सदर और वजीर आजम ही जेलों में क्यों जाते हैं? आज तक कभी कोई आर्मी चीफ जेल में क्यों नहीं गया? खास तौर पे जो 4 डिक्टेटर थे उनमें से कोई भी जेल में क्यों नहीं गया? नंबर 4, इस्तिस्ना जब अंबिया इकराम ने नहीं लिया, जब खुलफाए राशिदीन ने नहीं लिया, जब अहले बैत को इस्तिस्ना नहीं मिला, जबकि जय्यद उलमा इकराम पाकिस्तान के ये कह चुके हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है और कुरान मजीद की तालीमात के खिलाफ है, तो आपके इदारे के सरबराह ने ये इस्तिस्ना क्यों कबूल किया? नंबर 5, आप 9 मई की माफी का तकाजा करते हैं कि एक सियासी जमात जिसने 9 मई को कुछ ऐसी हरकत की जो आपको पसंद नहीं आई, वो ये कहते हैं जी हमने नहीं की, आपने की। चले जो भी है, आप ये कहते हैं कि 9 मई की माफी का आप तकाजा करते हैं कि माफी मांगी जाए और कई मरतबा आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये कह चुके हैं कि इंतशार छोड़ें और सदके दिल से माफी मांगे। मगर आज तक आपके इदारे ने मुल्क टूटने की माफी क्यों नहीं मांगी? आज तक आपने यहां पे डिक्टेटरशिप बार बार लाने के लिए या मार्शल लॉ लगाने के लिए माफी क्यों नहीं मांगी? क्या आपको माफी नहीं मांगनी? नंबर 6, पाकिस्तानी फौज से मुंसलिक इदारे
कारोबार क्यों करते हैं? क्या अमेरिका, बर्तानिया, यूरोप, भारत, चीन, रूस या दुनिया की कोई भी बड़ी फौज कारोबार करती है? और अगर आप पाकिस्तान में कारोबार करते हैं तो इन कारोबारों पे आपको किस किस्म की इम्यूनिटी या टैक्सेस में छूट, यानी कितनी छूट आपको मिलती है, दीगर मामलात में आपको कितनी सब्सिडी और कितना छूट आपको मिलता है कारोबार करते हुए, ये भी तफसीलात शेयर कर दें। नंबर 7, क्या आप कश्मीर की आजादी के लिए कोई डेडलाइन दे सकते हैं? हर चीज की आपके पास डेडलाइन होती है ना कि इतने अरसे में ये कर देंगे, फिर ये कर देंगे, फिर ये कर देंगे। क्या कश्मीर की आजादी का कोई रोड मैप आपके पास है और उसकी कोई डेडलाइन आप दे सकते हैं? क्योंकि 78 साल से आपका दावा है कि आप कश्मीर आजाद करवाएंगे। नंबर 8, आज तक आईने पाकिस्तान की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के किस इदारे ने की? इसका जवाब भी दे दें। नंबर 9, क्या आप यह बता सकते हैं कि आलमी मुलाकातों में कौन कौन से जमहूरी ममालिक अपने आर्मी चीफ को साथ लेकर जाते हैं? कल जो मुलाकात हुई वहां पे डेविस में, स्विट्जरलैंड में, वहां पाकिस्तान के फील्ड मार्शल गए हुए थे शहबाज शरीफ साहब के साथ। आप बता सकते हैं कि और कितने ममालिक हैं जो अपने आर्मी चीफ को अपने साथ लेकर आए उस मुलाकात में? नंबर 10, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने यह दावा किया कि पाकिस्तान ने अपनी फौज गजा भिजवाने के लिए खुद ऑफर की है और लिखकर ऑफर की है। इसकी क्या वजह? अगर आप ये कहते हैं कि ये हुकूमत का फैसला है, हुकूमत से पूछें, तो हुकूमत तो अपने फैसले भी आपसे पूछकर करती है और वो बबंगई दोहल ये कहते भी हैं और वो बार बार कहते हैं कि ये हाइब्रिड निजाम चल रहा है और फौज हमारे साथ हर फैसले के अंदर शामिल है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि गजा में फौज भिजवाने के फैसले में फौज शामिल ना हो? तो आप ये बता दें कि क्या कभी पाकिस्तानी फौज हमास को गैर मुसल्ला करेगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का नुक्ता नंबर 1 यही है, वो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो हमास को गैर मुसल्ला, यानी जो भी फौज आएगी वो हमास को गैर मुसल्ला करेगी और पाकिस्तान अपनी फौज भिजवाने की अर्जी पहले ही डाल चुका है। इसके बारे में आप जवाब दे दें दोनों सवालों के। नंबर 1 कि जो मार्को रूबियो ने कहा वो ठीक है या गलत है कि हम फौज भिजवाने के लिए दरखास्त कर चुके हैं। नंबर 2, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो फौज जाएगी वो हमास को गैर मुसल्ला करेगी, आप इस पे क्या राय रखते हैं? और आखिरी और 12वां सवाल, दहशतगर्दों को वापस लाने का जो फैसला है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज ने किया था, ये सब जानते हैं। पीटीआई का मुतालबा है कि, और उनका ये कहना है, वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया था, बल्कि ये फैसला उनकी हुकूमत गिरने के बाद हुआ था। जिसका सबूत यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने जब पीडीएम की हुकूमत बन गई तो तब अनाउंस किया था कि तालिबान की वापसी के हवाले से हमने इस मुशावरत की है और उसके अंदर कुछ फैसले हुए हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर तो यह फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था या बाद की हुकूमत ने किया था, तो तमाम हुकूमती मुलाकातों की मीटिंग्स के जो मिनट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। तहरीक इंसाफ का चैलेंज है कि आप वो मिनट्स निकालें और साबित करें कि ये फैसला पीटीआई ने किया था। हालांकि जो शवाहिद मौजूद हैं वो ये बताते हैं कि ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरने के बाद हुआ, दहशतगर्द भी उनकी हुकूमत गिराने के बाद लाए गए और इसकी शदीद मुखालफत मुराद सईद ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी। मैंने खुद भी इस पे बहुत सारे वीलॉग किए थे। तो डीजीआईएसपीआर से जानना चाहते हैं कि दहशतगर्दों को लाने वाले इन जर्नैलों से क्या आज तक कोई पूछगछ हुई या नहीं हुई? तो ये वो चंद 12 सवाल है। पूछने को तो मैं 1200 सवाल पूछ सकता हूं, मैं अपने बारे में पूछूं तो 15-20 सवाल पूछ सकता हूं, लेकिन डीजीआईएसपीआर साहब को इन सवालात के जवाब देने चाहिए और ये जवाब मैं नहीं, पूरी कौम जानना चाहती है। हमें पता तो चले कि एक्चुअली आप हर दफा अपना कोई ना कोई बयानिया बता देते हैं, कभी हमारे सवालों के जवाब दीजिए। ये वो सवाल है जो आपके सामने बैठकर करना शायद मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि शुगर कोटिंग करके या किसी भी तरह इनको नरम करके इन सवालात को डीजीआईएसपीआर तक हमारे जो दोस्त आज जाएंगे मुलाकात करने के लिए वो किसी ना किसी तरह पहुंचाएंगे और उनके अपने जहन में भी बहुत सारे सवालात होंगे, करंट अफेयर से मुताल्लिक भी, बाकी चीजों से मुताल्लिक भी। नाज़रीन, अब आ जाए जो नक्शा एक पेश किया डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर ने। इस नक्शे के ऊपर बड़ा रोला पड़ा हुआ है। मैं पहले आपको ये नक्शा दिखाता हूं, ये देखें नक्शा, ये नक्शा है। इसके अलावा कुछ तस्वीर भी इन्होंने बनाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनी हुई थी। उन्होंने दिखाया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़े बड़े प्लाजे हैं, बहुत खूबसूरत इमारात हैं, बड़ी अच्छी सड़कें हैं, बड़ा जबरदस्त एयरपोर्ट है, बागात, फसलें, बहुत कमाल, खेलों के मैदान। ये ऐसा लगता है जैसे एक रेजिडेंशियल सोसाइटी का, एक रिहायशी कॉलोनी का एक नक्शा बनाया गया। गजा जहां पे बेशुमार इंसानों का कत्लेआम किया गया, जहां बच्चों के सबसे बड़े कब्रिस्तान है, जहां पे इज्तिमाई कब्रें मौजूद हैं, गजा जहां पे जुल्म और बर्बरियत का एक पूरा दौर हमने देखा, वहां पे एक रिहायशी कॉलोनी बनाई जा रही है। अब ये कॉलोनी का नक्शा आ गया और इस नक्शे के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात की है। सबसे पहले
लग्जमबर्ग से ताल्लुक रखने वाले आलमी सहाफी हमजा अत्तार ने बोर्ड ऑफ पीस और जेरेड कुश्नर की प्रेजेंटेशन पे ये तबसरा किया है। और ये तबसरा अब आप देखें, नक्शा अपने सामने रख लें और आप देखते रहें। वो ये कहते हैं कि गजा की पट्टी में ये जो पर्पल कलर का इलाका है, जिसको डार्क गुलाबी कलर का जो बनता है, ये अमीर तबके के लिए मखसूस इलाका है, यानी ये मरीन का इलाका है। ये बिल्कुल फ्रंट के ऊपर होगा, खूबसूरत सा। और इसके अलावा 3 जजीरे भी हैं जो बहुत खूबसूरत इलाका है। और ये अमीर तबके के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए इसको मुख्तस किया जाएगा। जो पीला रंग है, यहाँ पे वर्क फोर्स आएगी, यानी जो लोग काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, जो यहाँ पे दफातर में काम करेंगे, ग्राउंड पे काम करेंगे, उन सब के लिए जो रिहायशी कॉलोनियां बनेंगी वो ये पीले रंग के इलाके में बनेगी। सफेद रंग जो है वो इसराइली कब्जे को मामूल पर लाने का अमल है। और मिस्र के साथ कोई सरहद नहीं है। उन्होंने ये भी बता दिया कि बीच का जो एरिया वो खत्म कर दिया गया और अब सब कुछ इसराइल के जरिए होगा। रफा क्रॉसिंग का कोई नामो निशान नहीं है। रफा वो इलाका है जहां से क्रॉसिंग करके इमदादी सामान गजा के अंदर दाखिल होता था, वो खत्म कर दिया गया इस नक्शे में। इनका ये दावा है। और साथ ये बता रहे हैं कि तवाजुन की पूरी तब्दीली कर दी गई है और जो आबादी है उसको दूसरी तरफ धकेला जाएगा और गजा की आबादी जो है उसे किसी और तरफ लेकर जाएंगे। यानी आबादी का रुख गजा शहर से खान यूनस और रफा की तरफ मोड़ा जा रहा है, बावजूद इसके कि वहां की आबादी गजा शहर से कम है। तो गजा का जो एरिया है वो सबसे कीमती प्लॉट है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी की है कि सबसे पहले लोकेशन देखी जाती है। ये बहुत खूबसूरत लोकेशन है, खूबसूरत साफ सुथरा समंदर है, बड़ा जबरदस्त साहिल है खूबसूरत, और उस साहिल के सामने एक जबरदस्त लैंड है। यहाँ पे वसाइल भी हैं, समंदर के अंदर मादनियात भी हैं, पेट्रोलियम के जखायर भी हैं। फिर जबरदस्त किस्म की एक बंदरगाह है जो बन सकती है वहां पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो मरीन के ऊपर एक ड्राइव बनेगी, बड़ी खूबसूरत सड़क, वो भी जनाब इसराइल के कंट्रोल में होगी। और जो गजा के अंदर बिजली आएगी वो जनाब इसराइल के कंट्रोल में होगी। जो एनर्जी आएगी, बाकी सारे सोर्सेज इसराइल के कंट्रोल में होंगे, सड़कें इसराइल के कंट्रोल में होंगे। इन्होंने ये सारा बताया इसके अंदर। और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि अगर कोई मछली पकड़ने के लिए जाना चाहेगा तो वो जो हार्बर है वो भी इसराइल के कंट्रोल के अंदर है। माहीगीर जो है वो मछली पकड़ने के लिए गजा के लोग वो नहीं जा पाएंगे। अब वो ये कहते हैं, खुलासा इसका ये है कि ये मनसूबा जाहिर करता है कि गजा को एक ऐसी कारपोरेट जेल में बदला जा रहा है जहां अमीर तबका अलहदा जजीरों पर मरीनाज में रहेगा, जबकि आम फलस्तीनियों को सस्ती लेबर के तौर पर मखसूस जोन्स में रखा जाएगा जिनका मुकम्मल कंट्रोल इसराइल के हाथ में होगा। ये नकार जाहिर करते हैं कि इस मंसूबे का असल मकसद फलस्तीनियों के माशी और समाजी ताल्लुकात को तोड़कर उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, ताकि इनकी इज्तमाई मुज़ामत को खत्म किया जा सके और इनकी बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत को खत्म करके इन्हें महज एक मजदूर तबके में बदल दिया जाए। ये जनाब इस नक्शे के ऊपर जो है वो इस किस्म का एक रद्द-ए-अमल आया। स्कॉटलैंड के एक तारीखदान है विलियम, उन्होंने जो है ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी 6 बादशाह, 3 साबिक सोवियत यूनियन के ओहदेदार हैं, 2 फौजी हमायत याफ्ता हुकूमतें हैं जिनमें एक पाकिस्तान की भी है, और एक ऐसा लीडर जिसे मुबैना जंगी जराइम की पादाश में आलमी अदालतें इंसाफ तलाश कर रही है। वो कह रहे जी ये टोटल प्लान है, ये वो गजा पीस बोर्ड के अंदर शामिल लोग हैं, और उसकी उन्होंने ये तारीफ की है सिंपली। अच्छा, काफी तनकीद भी हो रही है जो तस्वीर पेश की जेरेड कुश्नर ने, क्योंकि देखने में तो बड़ी खूबसूरत तस्वीर लगती है, ऐसा लगता है गुलो गुलजार बनने वाला है गजा के अंदर, लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाएगा? और जो गजा वाले हैं क्या वो इसके मालिक रहेंगे बाद में? ये बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के ज़हनों में उठ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत ज्यादा इस पे रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन रद्द-ए-अमल सिर्फ जुबानी कलामी है। ग्राउंड के ऊपर कोई आने की जरूरत कर नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलती है तो मार मार के तबाही पेड़ देते हैं, गोलियां चला के बंदे मार देते हैं। तहरीक लब्बैक के साथ जो हुआ वो आप सारे अच्छी तरह जानते हैं। फजल रहमान साहब को इजाजत दी जाएगी, हल्की फुल्की वो ढोलकी बजा लेंगे एहतजाज की। जमात इस्लामी को भी इजाजत मिल जाएगी, वो भी हल्का फुल्का एहतजाज कर लेंगे। इनके अलावा किसी को एहतजाज की ये गजा वाले मामले के ऊपर इजाजत नहीं दी जाएगी। ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो शमूलियत की है उसमें किसी और को इजाजत नहीं होगी। ये बड़ा क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। ओवरऑल जो बहुत सारे लोग इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये एक्चुअली गजा के जो शहरी है उन्हें सस्ती लेबर के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा। वो अपने ही इलाकों में मजबूर और महकूम होकर जिंदगी गुजारेंगे। इसराइल के इख्तियारात और ताकत बहुत बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का ना सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो सच बोलने की आदत है ना, वो बहुत सारे मसाइल को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देती है। और पाकिस्तान जैसे ममालिक के जो हुक्मरान है ना, उनके पास जो मार्जिन होता है अपनी कौम को बेवकूफ बनाने का और उन्हें पागल बनाने का, वो मार्जिन डोनाल्ड ट्रंप उनसे छीन लेता है। डोनाल्ड ट्रंप करता है साफ साफ बात, ये उसकी बड़ी खूबी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर दी।
اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کلیئرٹی کے بعد اب یا تو پاکستان کے حکمران جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یہ جناب پاکستانی حکمران کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ نہیں، ہم اسرائیل کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں۔ پاکستانی کہتے ہیں جی ہم حماس کو غیر مسلح نہیں کریں گے، اب ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے حماس کا صفایا کریں گے، یہ تو نقطہ نمبر 1 ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی ایک الگ ریاست بنے گی وہاں فلسطین کی، جبکہ اس کا کوئی امکان ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہی نہیں۔ پھر یروشلم آزاد اور دارالحکومت بنے گا، اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی آج تک، اور پھر اسرائیلی قبضہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان اس قسم کی باتیں یہاں پہ بتاتے ہیں، یہ ملا بھی یہی باتیں بتاتے ہیں، لیکن وہ تو قبضہ مستحکم کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو مزید مضبوط کرنا ہے، تمام خطرات اسرائیل کے لیے دور کرنے ہیں۔ یہ معاملہ فلسطین تک محدود رہے گا، اب یہ چورن بیچا گیا، لیکن وہ لبنان کو بھی بیچ میں لے کر آئے کہ وہاں پہ حزب اللہ کو بھی مارنا ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، وہ کام بھی بہت ضروری ہے۔ امریکن یہ کہتے ہیں اسرائیل کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ آپ جانتے ہیں کسی بھی لیول تک جائیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو مکمل محفوظ بنانے کا عزم کر رکھا ہے، اور اس کے لیے اب وہ یہ فورس استعمال کریں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی کہا عرب ملک کی فوجیں نہیں آئیں گی، صاف کہا، یہ جو عرب ممالک ہیں ان کی فوجیں نہیں آئیں گی، عرب ممالک کے باہر سے فوجیں آئیں گی۔ اب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، باہر ممالک کون سے؟ 2 ملک تو بڑے زبردست ہیں جو خود سے یہ کہتے رہے کہ ہم نے جانا ہے جی، ایک تو انڈونیشیا، دوسرا پاکستان۔ اور پاکستان کے کون سے فوجی جائیں گے اس کے اوپر بھی ایک دعویٰ سامنے آ گیا کہ پاکستان کی فوج نے غزہ میں جانا ہے، کون کون سی فوج کے حصے نے غزہ میں جانا ہے اس کے بارے میں ایک دعویٰ سامنے آیا، وہ دعویٰ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بہرحال اسرائیل کے خلاف جو جنگی جرائم ہے اس کے اوپر پاکستان بڑی بات کرتا ہے کہ ہم تو اسرائیل کے خلاف ہیں، جنگی جرائم کے اوپر سزا ہونی چاہیے، جبکہ یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں نہیں جی اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور اسرائیل کے تحفظ کے لیے کام کریں گے۔ تو یا تو ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں یا پاکستانی حکمران جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں تو پاکستانی حکمران جھوٹ بولتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی جھوٹ بولتی ہے، پاکستان کے حکمران بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ بولتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ بلا وجہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، اس نے جو باتیں کی تھی وہ اس طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک بڑا ٹویٹ شہباز شریف کا وائرل ہوا۔ شہباز شریف صاحب نے 2020 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی پلان دیا تھا نا، تو اس کے اوپر 2020 میں اس نے کیا رد عمل دیا تھا؟ جب عمران خان کی حکومت تھی تب شہباز شریف نے لکھا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ's Middle East peace plan essentially limits Israeli annexation of Jerusalem and illegal settlements on the land of Palestinians. An unjust, biased and oppressive peace plan has rightly been torn into pieces by Palestinians. اس وقت بہت خلاف تھے کہ جناب یہ اچھا ہے، اس کو ٹکڑوں میں پھاڑ کے پھینک دیا، فلسطینیوں نے فارغ کر دیا، یہ جو ہے نا یہ بڑی زیادتی ہے، یہ بڑا ظلم ہے، یہ انلیگل ہے، یہ جناب غیر قانونی سیٹلمنٹس کرنے جا رہے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت شہباز شریف جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرتے تھے، آج وہ شہباز شریف اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ ناظرین، علی مصطفیٰ ہے، اور علی مصطفیٰ بتاتے ہیں، یہ ان کی جانب سے ایک بریکنگ نیوز آئی ہے۔ کینیڈا میں مقیم TRT کے سابق صحافی علی مصطفیٰ نے یہ خبر دی ہے، اور بریکنگ نیوز ان کی یہ ہے کہ پاک فوج کے یونٹس 19 لانسرز، 13 لانسرز اور 5 ہارس کو غزہ میں تعیناتی کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ تینوں جو میں نے ان کو چیک کیا کہ یہ تینوں کا وجود ہے اور کیا ہے اور کس طرح ہے، تو بالکل یہ پاکستانی فوج کے 3 یونٹس ہیں، اور انہیں پہلے بھی کئی جگہوں پہ تعینات کیا گیا۔ یہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی یہاں پہ، اس کو کچلنے کے لیے بھی یونٹ استعمال ہوئے تھے تینوں، اور یہ برطانیہ کے تاج کے زیر اثر پہلے تینوں کام کرتے رہے، بہت پرانے یونٹ ہیں، اور مختلف جگہوں کے اوپر ان کو پہلے تعینات کیا گیا ہے، اور اب ان تینوں کو مبینہ طور پہ اس خبر کے مطابق غزہ بھجوایا جائے گا۔ اس پہ بھی DGSPR بتا سکتے ہیں کہ یہ تینوں یونٹس جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، یا پاکستانی فوج جائے گی یا نہیں جائے گی۔ وہ سوالات کے اندر ایک سوال میں نے اس حوالے سے بھی رکھا ہوا تھا۔ ناظرین، جاتے جاتے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آپ کو میں خبر دیتا ہوں۔ پاکستان کی عدالتوں میں نا ایک رول ہوتا تھا، اور وہ قانون یہ تھا کہ عدالتوں کے اندر 70 سال سے اوپر کی عمر کا جو قیدی ہے، وہ جیسے ہی اپنا کیس لے کر آئے گا عدالت اس کو پریورٹی پہ سنے گی۔ 70 سال کے آدمی کی عمر زیادہ ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں فٹافٹ سنو اس کو، نکالو اس کو باہر، تو پریورٹی کے اوپر سنے گی۔ لیکن اب ایک عدالت کی اصلاحات کے نام کے اوپر ایک تبدیلی کر دی گئی ہے، اور عدالتی اصلاحات میں اس عمر کو 70 سے بڑھا کے 80 کر دیا گیا ہے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ یاسمین راشد صاحبہ کی عمر 70 سے اوپر ہے، عمران خان صاحب کی عمر 70 سے اوپر ہے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی غالباً 70 سے اوپر ہے۔ تو یہ جو 70 سے اوپر کے قیدی ہیں نا، یہ اس سہولت کو حاصل نہ کر لیں، اس لیے اس کو 80 سال کر دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریے رجیم کیسا ہے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے بندہ میچور ہونا ضروری ہے، 18 سے 25 کر دو، اور انصاف لینے کے لیے قیدی کا اور زیادہ بوڑھا ہونا ضروری ہے، تو بندہ 70 سے 80 کر دو۔
یہ نظام ایک ایک کام بھی کرتا ہے نا، عمران خان کو ذہن میں رکھ کے کرتا ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو کرتے ہوئے عمران خان ان کے دماغ میں نہ ہو۔ کیسی تباہی پھیری ہے اس آدمی نے، اسٹیبلشمنٹ کو اس دیوار کے ساتھ لگا دیا، سیاستدانوں کو اس دیوار کے ساتھ لگا دیا، سب کو کھڑا کر کے سب کی اوقات دکھا دی، اور پاکستان کے اصل مسائل پاکستانیوں کے سامنے آ گئے۔ اب دل کرتا ہے تو حل کر لیجئے، 8 فروری آ رہا ہے، پہلا امتحان ہے۔